अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज को। सो हम रिवाइज करेंगे साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। ये इसका सेट नंबर 66 है। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज भी देखना, जिसमें से कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड सीरीज होते हैं, उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस सेट का पहला सवाल जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज अ गैस एंड हेल्प इनटू हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये उस प्लांट की ग्रोथ के रेगुलेटर की बात कर रहा है जो कि गैशियस फॉर्म में हमको मिलता है और जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब मैं आपको हार्मोन्स का चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस को, ग्रोथ हो, चाहे वो उसका एमरजेंसी रिस्पॉन्स हो, चाहे डाइजेशन ऑफ फूड हो, सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स बनी हुई हैं और वो अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो सिमिलरली ऑन सिमिलर ग्राउंड्स जिस तरीके से हार्मोन्स रिलीज होते हैं एनिमल्स में, उसी तरीके से प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताया था और कुछ केमिकल्स के बारे में बताया था जो कि प्लांट की ग्रोथ में या उसकी ग्रोथ को सप्रेस करने में या जो भी है उसको रेगुलेशन में उसके काम करते हैं, राइट। तो बताएं क्या है इसका सही आंसर। इथाइलिन है, ऑक्सिन है, एब्सिसिक एसिड है या साइटोकाइनिन्स है। एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन्स। तो इसमें से कौन सा जो है इसका सही जवाब है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि गैशियस फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो एनसीईआरटी का सवाल है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो हमने इस सवाल को डिस्कस किया था। इसका सही जवाब है 1 इथाइलिन। तो इथाइलिन इज द राइट आंसर। तो इथाइलिन इसका सही जवाब है। इथाइलिन जो है एक तरीके का गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है विच इज रिलीज नेचुरली रिलीज हो रहा है बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेंसिस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। ओके, तो जब जो कोई भी प्लांट ऐसा होता है जिसका कोई टिश्यू एजिंग हो रही है या फ्रूट की राइपनिंग हो रही है तब इथाइलिन जो है रिलीज होता है। तो आपको ये भी पता रखना है कि आपको इथाइलिन कब रिलीज हो रहा है, या तो प्लांट की एजिंग हो रही है और उसके फ्रूट्स राइपन हो रहे हैं तब उस टाइम पे इथाइलिन रिलीज होता है। तो इथाइलिन जो है गैशियस फॉर्म में होता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं ये यूज टू इंक्रीज द यील्ड, अर्ली ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कौन कौन से होते हैं उसमें आते हैं ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड। तो ये जो सारे थे एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, ये सारे के सारे हमने प्लांट हार्मोन के केस में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था। तो उनके डिफरेंट रोल होते हैं इनहिबिशन में। कुछ लोग कुछ ग्रोथ प्रमोट करते हैं, कुछ ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इथाइलिन जो है बोथ प्रमोटिंग एंड इनहिबिटिंग टाइप ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर है, बट इट इज लार्जली इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी। तो लार्जली ये ग्रोथ की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। एक सवाल पूछा गया था ग्रोथ रेगुलेटर, तो इनहिबिट भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो ग्रोथ को रेगुलेट करता है, लार्जली ये इनहिबिट करता है, राइट। कब रिलीज होता है? जब फ्रूट्स पक रहे हैं या फिर प्लांट की एजिंग हो रही है तो इथाइलिन रिलीज हो जाएगा ताकि उसको स्लो डाउन किया जाए, राइट। तो इथाइलिन जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग में भी काम आता है, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, ये सारी चीज़ों में काम आता है। द रीजन वी सेम दैट कीपिंग अ राइपनिंग फ्रूट विद अनराइप फ्रूट विल हेल्प देम गेट राइप फास्ट। हम लोग ये कहते हैं, वी से दैट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। अगर हम ये कहते हैं कि जो कोई पका हुआ फ्रूट है उसके पास में अगर आप फ्रूट्स को रख देते हैं तो जल्दी पकता है, तो हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पक रहे हैं फ्रूट उसके अंदर इथाइलिन रिलीज हो रहा है और जो इथाइलिन रिलीज होती है गैशियस फॉर्म में वो बाकी के फ्रूट्स को भी पका देगी। तो ये जो है हार्मोन फ्रूट की राइपनिंग में काम आता है। द मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज एथेपॉन विच इज रेडिली एब्जॉर्ब इन प्लांट्स एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ी थी। तो इस सवाल से जो है आपको सीखने को मिलता है कि प्लांट के भी ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिन्स हैं, जिबरलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, एब्सिसिक एसिड है। ये सारे के सारे जो है ये प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर हैं, जिसमें से इथाइलिन जो है मेनली इनहिबिट करता है। जो राइपनिंग होती है फ्रूट की वह उस टाइम पे रिलीज होता है, तो इसीलिए अगर राइपन फ्रूट के पास रखेंगे तो दूसरा भी राइपन हो जाएगा। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल इज करेक्ट। हमारी जीआईटी के बारे में हो रही है बात। जीआईटी जिसका मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट।
तो जीआईटी जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो खैर पूरे आते हैं, माउथ से शुरू हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। गैस्ट्रो मतलब स्टमक से शुरू होकर इंटेस्टाइन, वो पूरा ट्रैक्ट। ओके, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, फूड एंटर्स इनटू कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक। स्टमक जो होता है हमारा, जो स्टमक है हमारा, जो पेट है, उसके कार्डियक रीजन में फूड एंटर होता है। ये पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पोर्शन। जो इलियम है, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे जब मैं पढ़ा रही थी, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो उसमें से इलियम जो है वो हाईली कॉइल्ड है, ये बोला जा रहा है। ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पार्ट इज यू शेप पार्ट, ऐसा बोला जा रहा है। सीकम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं एनसीईआरटी में। जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने सारी स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, सिर्फ 1 करेक्ट है, ए एंड बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, या ए बी डी सब करेक्ट है। तो अब इसमें आप पढ़ के बताइए कौन कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है। देखिए, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड पे भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट आपको पता है कि वो गलत है, आप अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं पता तो आपको पता होना पड़ेगा कि सारे स्टेटमेंट में से कौन कौन सा सही है। अगर हम बात करते हैं, सीकम की बात करते हैं, तो सीकम कंसिस्ट ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। ये बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। आप भी जानते हैं कि हमारी गट के अंदर जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं और हमारे जीआई ट्रैक्ट को हेल्दी रखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो डी जो है करेक्ट में आएगा। अब देख लो डी कहाँ पे करेक्ट है, डी यहाँ पे करेक्ट है। तो डी करेक्ट करते भी आपका आंसर आ सकता है। ऑप्शंस में बहुत इजी ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो डी करेक्ट करने से भी आपका आंसर आ जाता है। तो इनकरेक्ट क्या है, ड्यूडेनम जो है वो यू शेप नहीं होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो एलिमेंट्री जो कनाल होती है वो रन कहाँ से कर रही है, माउथ से लेके एनस तक कनाल रन कर रही है। ईसोफेगस, स्टमक, सारी चीजें इसमें आती हैं, पढ़ लीजिए आप। स्टेटमेंट 1 जो है, ईसोफेगस एंटर्स इनटू कार्डियक रीजन, ये हमने बार बार पढ़ा है। जो कार्डियक रीजन है, इसका स्पेलिंग गलत है। कार्डियक रीजन जो है यहाँ पे आएगा, कार्डियक रीजन जो है स्टमक का पहला फंडस होता है, ये कार्डियक रीजन होता है, पाइलोरिक रीजन होता है। तो फूड कहाँ पे एंटर करता है, कार्डियक रीजन में। फंडस रीजन ऊपर रह जाता है, तो कार्डियक रीजन में एंटर करता है, पाइलोरिक में एंटर करके फिर ड्यूडेनम में एंटर करता है फूड, ये आप जानते हैं। तो जो स्टमक है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें से कार्डियक जो पार्ट है उसके अंदर ईसोफेगस का ओपनिंग होता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अगर फिर आप दूसरी बात करते हैं, स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम जो होता है सबसे ज्यादा कॉइल्ड होता है। ड्यूडेनम जो होता है सी शेप होता है, ना कि यू शेप। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यू शेप का तो मतलब ऐसे हो गया, है ना। सी शेप जो होता है थोड़ा छोटा होगा, और यू जो होता है पूरा ऐसे यू बना होता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है। हालांकि ये बहुत अच्छा चॉइस नहीं था सी और यू के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना, बट ठीक है, आपको काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं जो कि स्टेटमेंट आपको मिलेंगे एनसीईआरटी से उठाए गए सीधे सीधे स्टेटमेंट है। तो जेजुनम इज द मिडल पोर्शन विच इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड। इलियम जो होती है उसके बाद हाईली कॉइल्ड होती है, हम जानते हैं। सीकम जो होता है वो ब्लाइंड सैक होती है। अगर आप इसको पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, ये आपको फोटो में बनाया गया है, यहाँ पे माउथ से शुरू हो रही है, ईसोफेगस, फिर स्टमक आ जाता है, फिर ये जो देखिए सी शेप की तरह क्या है, ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के बाद क्या होता है, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम होता है, फिर इलियम होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, इसके अंदर सीकम होता है। तो ये सारी चीजें हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। ये सिर्फ क्लास 11 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास 7th 8th 9th सारी क्लासेस में हमने ये पढ़ा था, 10 सब में पढ़ा था, राइट। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के बारे में स्टेटमेंट है। माल न्यूट्रिशन के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है। अब हमें इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर मेरास्मस। मेरास्मस जो है एक डिजीज है, एक माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिजीज है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़िए आप। तो मेरास्मस के बारे में पहला स्टेटमेंट है, कंडीशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक डेफिशिएंसी। ठीक है, प्रोटीन की और एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, उसको हम कहते हैं मेरास्मस। सेकेंड है, फाउंड इन इन्फेंट्स मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा जो बड़े बच्चे होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। अडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर सीन। इसका टिपिकल केस में इसमें क्या होता है, अडीमा मतलब स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के अंदर,
और अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये 3 स्टेटमेंट बताए गए हैं मेरास्मस के बारे में कि मेरास्मस जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन और कैलोरी, कैलोरी का मतलब एनर्जी, तो प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू दोनों की डेफिशिएंसी से हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि 1 साल से ज्यादा के बच्चों में हो रही है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। और एडिमा और स्वेलिंग हो जाती है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो क्वाशियोरकर और मेरास्मस 2 डिजीजेस थी जिसको हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया था, छोटी क्लास की एनसीईआरटी में आ गई थी ये। तो हमने इनको डिस्कस किया था। इसमें टिपिकली एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स तक, फोटोज तक बना के दिखाए गए हैं, पिक्चर्स ली गई हैं और उसके द्वारा आपको समझाया गया है कि मेरास्मस में क्या होता है, क्वाशियोरकर में क्या होता है, दोनों के सिम्टम्स दिखाए गए हैं। तो बताएं। तो इसका सही जवाब है ओनली 1, ओनली ए। सिर्फ इसके अंदर क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है ये। तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रोट, फेमाइन और पॉलिटिकल टर्मोइल, इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, देखो छोटे बच्चे ऑलरेडी आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव खाना खाते हैं, ठीक से वो चीज़ें खाते भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है, कोई वॉर है, कोई सूखा पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि बच्चे सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, वो बहुत चूजी होते हैं खाने में, तो वो सबसे ज़्यादा आपको उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी उस एरिया में, राइट। तो ये कहाँ पे, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं पॉलिटिकली, यू कैन टोटली इंटर रिलेटेड। तो 2 तरीके की बीमारियां होती हैं, मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर। तो मेरास्मस की क्या खास बात है कि ये छोटे बच्चों को होता है, इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर एज, तो उसे हम मेरास्मस कैटेगराइज कर रहे थे। तो उसमें क्या था, ऑप्शन में मोर देन 1 ईयर था, तो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज वाले बच्चों में हमें देखने को मिलता है। दूसरी उसमें क्या था, उसमें ये दिखाया गया था कि स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग नहीं आती है, बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, पतला सा। ये देखिए, ये फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है, क्वाशियोरकर इज observed in children more than 1 year and it is caused by protein energy deficiency, but which protein energy deficiency, लेकिन कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होती है। It shows wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth, extensive edema and swelling of the body parts। इस केस में जो होता है ना, क्वाशियोरकर के केस में आपको स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स दिखाई देगा, स्टमक बहुत एनलार्ज हो जाता है। बट मेरास्मस के केस में क्या होता है, मेरास्मस के केस में क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, वो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं मिल रहे, छोटे बच्चे हैं ना, तो अगर उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो उनको कार्ब्स भी नहीं मिलेंगे, तो उनकी मसल्स भी बिल्कुल थिन हो जाती है। अगर आप बात करते हैं क्वाशियोरकर की, तो वो बड़े बच्चों को होता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ द स्टमक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा खाने में, एनर्जी जरूर मिल रही है। ओके, क्योंकि वो थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो वो कुछ ना कुछ खा लेंगे। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, क्वाशियोरकर और मेरास्मस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफी लेबोरेटली डिस्कस किया गया है, तो इसलिए आपके सवाल हो सकते हैं और होते भी हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक ड्रग इज अ एंटीपायरेटिक ड्रग एंड ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस पेन। कौन सी इसमें से एंटीपायरेटिक ड्रग है जो कि पेन को रिड्यूस करने के भी काम आती है। मॉर्फिन है, देखो 2 चीज है, पेन को रिड्यूस करने में मॉर्फिन भी काम आ रही है, लेकिन एंटीपायरेटिक भी बोल रहा है। एंटीपायरेटिक का मतलब फीवर को जो डाउन करती है, हाई टेम्परेचर को जो डाउन करती है, एंटीपायरेटिक है। तो मॉर्फिन है वो, एस्पिरिन है वो, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं वो, या रेनेटिडीन है। बताएं कौन सी इसमें से दवा जो है जो कि पेन किलर भी है और फीवर भी कम करती है। तो इसमें इसका सही जवाब है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है, देखिए मॉर्फिन जो है पेन कम करती है, लेकिन वो फीवर को कम नहीं करती। एस्पिरिन जो है फीवर को भी कम करती है और पेन को भी कम करती है। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं, आपको सिडेशन में लेके जाते हैं। रेनेटिडीन आपको क्या करती है, रेनेटिडीन जो है आपकी जो ड्रग है वो आपका एसिडिटी को ठीक करती है, अगर ज़्यादा एसिड बन रहा है स्टमक में उसको ठीक करती है। तो एस्पिरिन इसका सही जवाब है। एनाल्जेसिक की अगर हम बात करते हैं तो 2 तरीके के एनाल्जेसिक हो सकते हैं, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। नार्कोटिक जो होते हैं वो मॉर्फिन होते हैं, नार्कोटिक से क्या मतलब है, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में क्या आएगा, एस्पिरिन आएगा, डिक्लोफेनेक, ये सारे के सारे आते हैं। तो नार्कोटिक वाले जो होते हैं उसकी आपको हैबिट बन सकती है, इसलिए उसको बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन जैसे एनाल्जेसिक्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको टर्मिनली इल पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। टर्मिनली इल का मतलब क्या है, ऐसे पेशेंट्स जो कि ठीक नहीं होने वाले हैं, मतलब उनको कोई ऐसी भयानक इलनेस है, कैंसर के पेशेंट्स, HIV के पेशेंट्स, लिवर सिरोसिस के पेशेंट जो कि पेन में हैं, और हम जानते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्टिव केयर दे रहे हैं, अल्टीमेटली उनकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है,
और हमें उनको सपोर्टिवली मतलब ऐसी दवाइयाँ देनी है ताकि उनको पेन ना हो, वो अपनी जितनी भी ज़िंदगी बची हुई है उसको अच्छे से बिता सकें। तो उन पेशेंट्स को दी जाती है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जैसे कि मॉर्फिन। ओके, अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है वायरलेस चार्जिंग के बारे में सवाल है। तो वायरलेस चार्जिंग के बारे में पूछा जा रहा है, इज बिकमिंग मोर एंड मोर एडवांस। आजकल आप देखेंगे कि वायरलेस चार्ज कर रहे हैं हम, एक ऐसे डिवाइस आते हैं उसके ऊपर आप अपना फोन रख दीजिए और आपका फोन चार्ज हो जाता है, अपना आईपैड रख दीजिए, जो भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं, हेडफोन्स, वो सब चार्ज हो जाएंगे। तो वायरलेस डिवाइस जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं एंड मोर एडवांस एंड एफिशिएंट वे डे बाय डे, एंड almost every rechargeable device can be charged using wireless charging. Which of the following fundamental phenomena is used in wireless charging? तो कौन सा इसमें फिनोमेना यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस यूज हो रहा है, या नन ऑफ द अबव यूज हो रहा है? बताएं इसके अंदर क्या यूज हो रहा है। इस तरीके के सवाल को पूछने का पर्पज ही ये है कि हमें ये जानना है एडवांस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांस जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो बताइए इसका क्या यूज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होता है इसमें, या इलेक्ट्रिक रेजोनेंस यूज होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो काफी सारे लोग जो हैं इसको इजीली गेस कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द सही जवाब। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे काम करता है? बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट across a electric conductor in a changing magnetic field। ठीक है, माइकल फैराडे ने इज जनरली क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडक्शन इन 1831। माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, वाइस वर्सा होता है। तो इसमें इसी का यूज किया जाता है, इसी प्रिंसिपल का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसका सही जवाब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर मतलब वायरलेस चार्जिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो इसके पायनियर कौन है? इसके पायनियर है माइकल फैराडे। इनको क्रेडिट जाता है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकता है, मैग्नेटिज्म जब क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो सकता है, राइट। तो वायरलेस चार्जिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस और इंडक्टिव पावर ट्रांसफर। This process of transporting an electric current between two objects can be achieved through a use of coil to induce the electromagnetic field. The above is the actual deep concept of wireless charging, but all those are based on electromagnetic induction। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उसको तो काफी ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, बट आपको इतना समझना पड़ेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम कर रहा है, उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अगला जो सवाल है वो सीरियस 2018 एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया था Which of one of the following element is involved in control of water content of blood? हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको कौन कंट्रोल करता है? पोटेशियम करता है, लिथियम करता है, रुबिडियम करता है, या सीजियम करता है? इनमें से कौन सा एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड के अंदर वाटर रेगुलेशन के लिए? तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। तो बताएं, हमने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त डिस्कस भी किया है। तो पोटेशियम इज द राइट आंसर। पोटेशियम इसका सही जवाब है। अगर आप देखते हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर वाटर को रेगुलेट करता है, तो वो पोटेशियम है। अगर आप पोटेशियम इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपने ज्यादा सॉल्ट इंटेक आपका होता है तो मोटापा कैसे बढ़ता है? एक तो वाटर रिटेंशन हो जाता है, मतलब पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। अगर आप ये देखेंगे इसका अगर अप्लाइड पार्ट आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो एथलीट्स होते हैं उनको अगर मान लीजिए एकदम से वजन कम करना है तो वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल भी सॉल्ट लेना अपने खाने में बंद कर देते हैं, पानी पीना भी बंद कर देते हैं ताकि पानी एब्जॉर्ब ना हो। तो पोटेशियम एंड सोडियम आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे हेल्प योर बॉडी मेंटेन फ्लूइड एंड ब्लड वॉल्यूम। ज्यादा अगर आप सॉल्ट लेंगे तो ज्यादा पानी रिटेंशन बॉडी में शुरू हो जाएगा। तो पोटेशियम हमें कहाँ पे मिलता है? वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, सी फूड में, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। इंक्रीजिंग योर पोटेशियम इंटेक कैन डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। ओके, इंक्रीजिंग पोटेशियम इंटेक can reduce your risk of heart disease and stroke by lowering the blood pressure। देखो दोनों के दोनों जो है ना, अगर आपने बहुत ज्यादा लिया या बहुत ज्यादा कम लिया, दोनों के दोनों ही डेंजरस हो सकते हैं। बिल्कुल कम नमक खाना भी डेंजरस हो सकता है, बिल्कुल ज्यादा पोटेशियम खाना भी डेंजरस हो सकता है, राइट।
अगला जो सवाल है वो आपके CDS एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया था वाई इज आर्गॉन गैस, आर्गॉन गैस के बारे में बात की जा रही है, यूज्ड अलोंग विद टंगस्टन वायर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसके अंदर आप जानते हैं उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, दैट्स यू नो, बट उसके अंदर जो गैस होती है वो आर्गॉन गैस होती है। तो आर्गॉन गैस जो है वो क्यों डाली जाती है, ये कारण पूछा जा रहा है। तो इसका क्या सही जवाब है? टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द बल्ब, to reduce the consumption of electricity, to make the emitted light colored, to reduce the cost of the bulb। देखो cost of the bulb को तो हटा ही दो, अब आप बताओ इसमें to increase the life of the bulb है, to reduce the consumption of electricity है, या to make emitted light colored। क्या आर्गॉन गैस की वजह से कलर्ड वाली लाइट आती है? जो व्हाइट कलर के बल्ब होते हैं क्या उसमें कोई और गैस होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कलर्ड वाला ये भी हटा दो। अब इस दोनों में से बताइए लाइफ इंक्रीज होती है या कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचती है आर्गॉन गैस डालने से? ओके, तो इसका सही जवाब है इंक्रीज होती है बल्ब की लाइफ। कैसे, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आर्गॉन गैस आप जानते हैं यूज इन फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स टू स्टॉप द ऑक्सीजन इन द लाइट बल्ब फ्रॉम करोडिंग द हॉट टंगस्टन फिलामेंट। जो टंगस्टन जो होता है ना उसका करोजन ना हो, उसको बचाने के लिए आर्गॉन गैस डाली जाती है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, करोड हो जाएगा, राइट। तो उससे बचाने के लिए आर्गॉन गैस डाली जाती है। आर्गॉन एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। तो आर्गॉन क्या होती है? प्रिवेंट द इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज द लाइफ ऑफ बल्ब। आर्गॉन क्या है? इनर्ट गैस एंड हैंस वुड नॉट रिएक्ट विद टंगस्टन फिलामेंट। तो जो बल्ब है इट नीड्स अ गैस in it instead of vacuum because a vacuum would encourage oxygen to come in from the exterior। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपका। बल्ब के अंदर हमेशा आर्गॉन गैस ही डाली जाती है। हम ये भी तो कर सकते थे कि उसके अंदर कोई गैस नहीं डालते, वैक्यूम क्रिएट कर देते, बट वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है? टेंडेंसी बढ़ जाती है कि बाहर से एंट्री हो जाए गैसेस की, थोड़ी भी लीकेज हुई तो। लेकिन आर्गॉन गैस डालने से क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ तो बाहर की गैसेज अंदर आने की कोशिश भी नहीं करेंगी, प्रेशर डिफरेंस नहीं है। आर्गॉन गैस क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी कोरोजन को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो CDS एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, पहली स्टेटमेंट। द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, सेकेंड स्टेटमेंट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट भाई इसमें से सही है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी, नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात नहीं कर रहे। पहले आप स्टेटमेंट को ध्यान से देख लो। देयर इज नो नेट मूवमेंट, कोई नेट मूवमेंट रजिस्टर नहीं होगी, जो भी मूवमेंट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है समता में होना। तो समता का मतलब क्या है? नेट मूवमेंट जीरो है, जितनी मूवमेंट इधर हुई इतनी मूवमेंट उधर हुई और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो इक्विलिब्रियम के केस में बॉडी के अंदर नो नेट मूवमेंट विल बी रजिस्टर्ड। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। 1 तो करेक्ट है, तो 1 तो सब में है, मतलब 1, 3 और 4 सब में है। नो नेट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, सेकेंड स्टेटमेंट कहती है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट कहती है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है क्या? बताएं। तो इसका पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट ठीक है, 1 and 2 ओनली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म चेंज होता रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल मोमेंटम जो होगी बॉडी की वो कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ये तो हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि टोटल एनर्जी सेम रहेगी या टोटल मोमेंटम सेम रहेगा बॉडी का, लेकिन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो सकती है। तो एनसीईआरटी से ये सवाल था, बहुत आसान सवाल था, बस आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना था। तो इसका सही जवाब क्या है? 1 and 2 ओनली। तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। सो इन अदर वर्ड्स द सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी 0 फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये हम समझ गए। तो मोमेंटम जो होती है, सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज कंजर्व रिगार्डलेस ऑफ द कोलिजन टाइप। Mass is conserved regardless of the collision type as well. It is because of Newton's third law. Equal and opposite. Okay. There is internal forces within a system cannot change the momentum of the system itself. External force जरूर चाहिए होगी हमें अगर momentum change करना है। तो total momentum क्या रहेगा? Conserved रहेगा। Kinetic energy of the body is not always conserved. It is the only conserved in perfect elastic collision. अगर perfect elastic collision की बात हो रही है
तो परफेक्ट का मतलब नो चेंज फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। एनसीईआरटी का सवाल। लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेट का आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स डज फैट्स गेट स्टोर्ड। फैट कौन से टाइप के सेल्स में स्टोर किया जाता है इन केस ऑफ एनिमल? तो एडिपोसाइट्स के अंदर स्टोर होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर होता है, ओस्टियोसाइट्स के अंदर होता है, या रेटिकुलोसाइट्स के अंदर होता है? बताएं कौन से टाइप की सेल्स जो होती हैं उसके अंदर फैट स्टोर होता है। तो एडिपोसाइट देखिए अलग अलग, अगर आपको समझ में आता है, हमने एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था। ओस्टियोसाइट्स क्या होती है? ओस्टियो का मतलब है बोन, तो जो बोन फॉर्मेशन में सेल्स यूज होती है वो होती है ओस्टियोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती है बताएं? रेटिकुलोसाइट्स क्या होती है? देखो ऑस्टियोसाइट्स हटा दो, कॉन्ड्रोसाइट्स हटा दो, एडिपोसाइट्स बताओ। और एडिपोज का मतलब होता है फैट टिश्यू, तो एडिपोसाइट्स इज द राइट आंसर। तो एडिपोसाइट्स इज नोन एज द lipocytes and fat cells are the cells that primarily compose of adipose tissue। तो एडिपोसाइट्स कौन सी होती हैं? एडिपोसाइट्स होती वो है जहाँ पे फैट स्टोर होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती हैं? जिससे कार्टिलेज बनती है। ओस्टियोसाइट्स क्या होती है? जिससे बोन बनती है। और फोर्थ कौन सी थी? रेटिकुलोसाइट्स जो होती है इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती है, उसको कहा जाता है इन प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। देखिए मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि साइंस जो आती है ना आपके एग्जाम में, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है तरह तरह के, तो उसमें जो साइंस आती है, जो बेसिक्स होते हैं वो उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आप साइंस की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो आप जब साइंस की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ड्रोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट, तो एग्जामिनर जो होता है ना दे टेंड टू पिक दोज टर्म्स ओनली, मिसमैच करके दे देंगे आपको। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको उनका मीनिंग पता हो, और उनका मीनिंग कोई बहुत मुश्किल मीनिंग नहीं होता। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो द मीनिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये हमारा सेट नंबर 66 था, तो इसके कुछ सवाल सॉल्व करके आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। रिलेटिवली आज के सवाल इजी थे, कोई मुश्किल सवाल नहीं था आज के सेट में। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द लेक्चर्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।